जनरल याहिया ने मार्च 1969 में सदर अयूब खान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याहिया एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो चूंकि अयूब के जवाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए उन्होंने फौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने के बजाय अयूबी दौर में सियासी जमातों पर लगी पाबंदियों को खत्म किया। जनरल याहिया खान ने अयूब का बनाया मुतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। उन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात कराए। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ। इन्हें पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत ली, लेकिन उनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल ना कर सकी। इधर जुल्फकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीती, लेकिन मशरकी पाकिस्तान में वो एक सीट भी ना जीत सके। पाकिस्तान वाज़िया तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका था। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ खड़ा था और शेख मुजीब आईनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल याहिया की जिम्मेदारी थी कि उन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल याहिया ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तारीखी मौके पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने शिरकत से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को भी धमकी दी कि जो कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा वो उसकी टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो को शेख मुजीब के 6 नुकात पर एतराज था। भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीब के 6 नुकात पाकिस्तान से अलहदगी के नुकात हैं, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि शेख मुजीब पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में जरूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल याहिया पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला। याहिया ने यह इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की इशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरकी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत जो पहले से मौके की ताड़ में बैठा था, उसने बागी ग्रोह मुक्ति बाहिनी के जरिए मुसल्ला बगावत शुरू करा दी। मुक्ति बाहिनी के मुसल्ला ग्रोहों ने पाक फौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। यह पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर उस वक्त भी एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। गो कि अब ये इतना सादा भी नहीं रहा था, लेकिन जनरल याहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करने के बजाय ये आखिरी मौका भी गवा दिया और बगावत कुचलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया। ये एक तारीखी हकीकत है कि फौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया था। पाक फौज ने मुक्ति बाहिनी की बगावत को 9 माह में कुचल दिया, लेकिन इस फौजी एक्शन के नतीजे में नफरत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा जा चुका था। दूसरी तरफ मौके की ताड़ में बैठे भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते देखा तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज चारों तरफ से घेरे में आ गई। जोग्राफिया हमारे खिलाफ था। पाक फौज मरकज से 1000 मील दूर थी और चारों तरफ दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि इधर सूरत हाल ये थी कि पाक फौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फौज के जवान बहादुरी से लड़े। वतन की खातिर हजारों जवान कट मरे, लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था, जीता नहीं जा सकता था। और हुआ भी यही। पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और पाकिस्तान मशरकी और मगरबी के बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। गो के मुल्क तोड़ने का जिम्मेदार कोई एक फर्द नहीं हो सकता, इसके पीछे सैकड़ों अवामिल होते हैं। लेकिन अगर यह देखना हो कि आखिरी वक्त में वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाया, तो उसका नाम है जनरल याहिया।
جنرل یحییٰ اس لیے کہ ان کی بطور صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یہ ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان توڑنے کے تنہا ذمہ دار جنرل یحییٰ تھے، کیونکہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کاغذ کی تحریر کے ذریعے اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ تر نظر بند ہی رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا یہ اہم ترین کردار انتقال کر گیا۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوت جنم لیتی رہی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کردار بھٹو، شیخ مجیب اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ اس کمیشن نے سقوط ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہو گئی تھی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے اسے شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اس کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔